क्लास 10 का मार्कशीट निकल चुका है, सीबीएसई क्लास 10th का रिजल्ट निकल चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन्होंने अच्छा मार्क्स लाया है और बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया है। बट मार्क्स जो है वो आपके सक्सेस का इंडिकेटर नहीं है, इट इज़ जस्ट जो कि आपके एकेडमिक्स को बताता है। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि अब भी सोच में है कि वेदर दे शुड स्टार्ट और नॉट, जो कि डायलेमा में है कि उनको स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट एंड योर सेशन हैज़ नाउ बैगन। आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो एकेडमिक्स को दिखाता है कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अगर क्लास 10th में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं देन आप 12th में भी अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे। इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। ये सारा चीज़ जो होता है वो आपकी कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन में होता है। और कुछ हैबिट्स होते हैं जिनको आपको अवॉइड करना होता है। अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपना स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई, वो रिजल्ट के वेट में थे। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि एडमिशन के वेट में हैं। तो हमारे में एक बुरा टेंडेंसी होता है, वो होता है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी कि किसी चीज़ को हम डिले कर देते हैं, सोचते हैं कि इसको हम कुछ देर के लिए टाल सकें। और ये प्रोक्रास्टिनेशन जो होता है हमारे प्रोडक्टिविटी, हमारे एफिशिएंसी, हमारे अपॉर्चुनिटी को, इन सारे के लिए एक बहुत बड़ा रुकावट या हिंड्रेंस की तरह काम करता है। तो स्टूडेंट जो है जो अभी भी डायलेमा में है वेदर दे शुड स्टार्ट और नॉट, आई वुड सजेस्ट देम टू स्टार्ट, क्योंकि उनका सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, समय बहुत कम है। और जब भी हम लोग कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं देन वी मस्ट डिसाइड आवर जो हमारा इंक्लिनेशन है वो साइंस की तरफ है या नहीं। उन सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको मार्क्स बहुत अच्छा नहीं आया है वो अब भी डायलेमा में है, तो वो मार्क्स से डिसअपॉइंट ना हो और आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रयास करते रहिए। तो जो प्रोक्रास्टिनेशन होता है वो होता है कि हम किसी काम को टालते आलस से बहुत करते हैं, या अगर हम प्लेजर लविंग हैं तो ये सारा चीज़ जो होता है हमारे ग्रोथ और हमारे एम से अपने हम लोग को दूर ले जाता है। तो अभी भी समय है उन सारे बुरे आदत जो कि आपके सक्सेस को इल्यूट कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं आपके सक्सेस से, उन सबको त्याग करके पूरे मन से, तन्मयता से, एकदम डेवोटेड होके अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। आज जो है हम लोग क्लास 11 के एक टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट में, इक्विवेलेंट वेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। दो मास क्या कहलाता है। इक्विवेलेंट मास जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो इक्विवेलेंट मास होता है, इट इज़ द मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइंस विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन एंड 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। यानी किसी भी सब्सटेंस का वैसा मास जो कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करता हो, 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन से कंबाइन करता हो या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कंबाइन करता हो, वो इक्विवेलेंट मास कहलाता है। इक्विवेलेंट मास अनलाइक नंबर ऑफ मोल्स, इसको निकालने का तरीका कुछ डिफरेंट होता है। इसके लिए अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फार्मूला लगाते हैं। देखते हैं हम लोग कौन कौन सा फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एलिमेंट के केस में क्या यूज़ कर सकते हैं, एसिड के केस में क्या यूज़ कर सकते हैं, बेस के केस में क्या यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास है, जैसे हम लोग पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास पढ़े थे। ग्राम इक्विवेलेंट मास क्या होता है, जब हम इक्विवेलेंट मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं देन इट इज़ कॉल्ड ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे हम कह सकते हैं जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन, ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है ऑक्सीजन का वो 8 ग्राम होता है, ठीक है। या ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ क्लोरीन ये 35.5 ग्राम होता है, 35.5 ग्राम होता है, ठीक है। इसी तरह आप लोग कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट मास। जैसे किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास अगर निकालना हो तो हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, वो फार्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट मास। जैसे किसी एलिमेंट का निकालना है तो हम लिखते हैं ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट बाय वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, वैलेंसी हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं, 10th में ही पढ़ चुके हैं। वैलेंसी होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। और
वैलेंसी को हम अलग अलग तरीके से कैलकुलेट करते हैं। वैलेंसी जैसे अगर हमको निकालना होता है तो वैलेंसी जो होता है, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन हम लोग बाय कन्वेंशन लेते हैं 1। कैसे निकालते हैं वैलेंसी, या वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, अगर हम हाइड्रोजन का 1 लेते हैं तो ऑक्सीजन का क्या हो गया 2 हो गया, बिकॉज हर एक ऑक्सीजन का जो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन है दैट विल कंबाइन विद 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो 1 अगर हाइड्रोजन का वैलेंसी है देन वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन मस्ट बी 2। ये एक क्रूड मेथड है, हम वैलेंसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स समझ में आता है कि जो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ऑटोमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वैसा इलेक्ट्रॉन जो कि किसी भी एटम के ऑटोमोस्ट सेल में होता है उसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। जैसे कि आप ये न्यूक्लियस है, ये K है, ये L है, M है, N है, तो अगर मान लो सबसे आउटरमोस्ट सेल ये N सेल है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कहलाएगा तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है, यानी द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो और एक ग्रुप में जैसे ग्रुप होता है, ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इक्वल होती है। जैसे अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट्स आउटरमोस्ट ऑर्बिट। तो सारे अल्कली मेटल्स है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखाएगा, दो देयर में भी डिफरेंस, इसलिए हमने एक टर्म यहाँ पे यूज़ करते हैं सिमिलर का। तो वैलेंसी जैसे निकालना होता है तो हम लोग वैलेंसी कैसे निकाल सकते हैं? वैलेंसी निकाल सकते हैं वैलेंसी इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या हो 4 से लेस होना चाहिए। जैसे कि सोडियम है, सोडियम होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, तो ये ऑटोमोस्ट ऑर्बिट है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 1, तो यहाँ इसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी दोनों बराबर होते हैं। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 से मतलब 4 से ज़्यादा हो तो वैलेंसी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे ऑक्सीजन है वो होता है 1s2 2s2 2p4, इसका ऑटोमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है 6, ऐसे हम लोग पढ़े भी थे 2 6 KL, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गया। तो वैलेंसी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी 2, तो वैलेंसी हो जाएगा 8 माइनस 6 यानी 2। तो इस तरीके से हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से वैलेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम कुछ एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास निकालेंगे, देखिए कैसे। जैसे वैलेंसी कैल्शियम का हम लोग लेते हैं 2, ग्राम एटॉमिक मास 40 होता है। अब ग्राम इक्विवेलेंट मास होता है ग्राम एटॉमिक मास बाय वैलेंसी, यानी 40/2, यानी ये हो जाएगा 20, यानी कैल्शियम का एटॉमिक इक्विवेलेंट मास होता है 20। सिमिलरली वैलेंसी सोडियम का 1 होता है, ग्राम एटॉमिक मास 23 होता है। तो इसका अगर हमको निकालना हो ग्राम इक्विवेलेंट मास तो ग्राम एटॉमिक मास है वैलेंसी कर देंगे, यानी 23 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिमिलरली लिथियम का है 1 7, यानी 7/1 यानी 7 हो गया, 7 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो गया। पोटेशियम का 1 होता है, एटॉमिक मास 39 होता है, तो 39/1 39 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो गया। इसी तरीके से एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है, क्योंकि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 27 होता है, 27/3 यानी ये हो जाएगा 9 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो गया। मैग्नीशियम का भी निकाल सकते 2 24/2 यानी ये हो जाएगा 12, ठीक। क्लोरीन 35.5, क्लोरीन जो होता है वो इसका वैलेंसी 1 होता है, 35.5 लेते हैं इसका मास, तो 35.5/1 यानी 35.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो इस तरीके से हम लोग जो होता है इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं, बाकी का भी इसी तरीके से निकल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि बाकी कैसे का निकालेंगे। अब जैसे हम लोग एसिड है, तो एसिड हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग पढ़े एसिड बेस एंड साल्ट क्लास 10th में, ये बेसिक चीज़ था कि एन एसिड इज सब्सटेंस दैट गिव्स अप H+ आयन इन एक्वस मीडियम, यानी एसिड उसको कहते हैं जो कि अपने एक्वस मीडियम में H+ आयन देता है। एंड डिपेंडिंग अपॉन द H+ आयन गिवन बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड वी कैन डिसाइड द बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। जैसे कि HCl है, अगर वाटर में अगर हम लेते हैं HCl, तो HCl एक्वस मीडियम में टूटेगा तो क्या देगा H+ और Cl- देगा, है ना, H+ और Cl- देगा। तो अगर हमको इक्विवेलेंट मास एसिड का डिफाइन करना हो
कि इट इज़ द मास ऑफ एन एसिड इन ग्राम विच कंटेन्स 1 मोल ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। तो अगर इसका इक्विवेलेंट मास निकालना हो, अगर किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकालना हो, तो हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं? तो एसिड का डेफिनेशन में ऑलरेडी एरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि एन एसिड इज सब्सटेंस दैट गिव्स अप H प्लस आयन इन देयर एक्वस मीडियम। जैसे H2SO4 को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो H2SO4 ऑन डिजोल्यूशन गिव्स 2 H प्लस आयन, यानी कि यहाँ पे ये 2 H प्लस आयन दे रहा है। फिर HNO3 जो होता है वो 1 H प्लस आयन दे रहा है। और जितना H प्लस आयन कोई भी एसिड प्रोवाइड करता है या देता है उसका बेसिसिटी कहलाता है। इसे बेसिसिटी ऑफ H2SO4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2, और HNO3 का बेसिसिटी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि इच मॉलिक्यूल ऑफ HNO3 वो 1 दे रहा है H प्लस आयन। सिमिलरली H2SO4 2 हो गया, HNO3 का 1 हो गया, HNO2 का 1 हो जाएगा, है ना। HCl का अगर हम कहें HCl भी 1 H प्लस आयन देगा, 1 H प्लस आयन देगा, यानी HCl का बेसिसिटी क्या हो गया? 1 हो गया। तो बेसिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन गिवन बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड, यानी कोई भी एसिड जितना H प्लस आयन देता है वो उसका बेसिसिटी होता है। जैसे कि HCl का बेसिसिटी 1 हो गया, H2SO4 का 2 हो गया, HNO3 का 1 हो गया। इस तरीके से हम लोग बेसिसिटी डिसाइड कर सकते हैं। अब जैसे बेसिसिटी निकाल, ठीक है, ग्राम मोलिकुलर मास बाय बेसिसिटी हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा? 98/2 यानी 49। सिमिलरली HCl है, इसका 1 और मोलिकुलर वेट इसका होगा 36.5, तो ये हम लिखेंगे 36.5/1 यानी 36.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट, ठीक है। HNO2 का मास हो जाएगा कितना? तो इसका क्योंकि एक ही रिप्लेसेबल H प्लस आयन है तो ये होगा तुम्हारा 1 बेसिसिटी। अब इसका मास अगर हम जोड़े तो वो हो गया 32 + 14 और 1 यानी 47/1 यानी 47 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो गया ये इसका, ठीक है। इसी तरह बाकी का भी निकाल सकते हैं। HNO3 का 1 हो गया, ये 63 हो गया, तो 63/1। तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि जो किसी भी एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालें। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास का सिंपल सा फॉर्मूला है कि एसिड के लिए ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है, ग्राम इक्विवेलेंट मास जो होता है वो होता है ग्राम मोलिकुलर मास बाय बेसिसिटी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। जैसे बहुत ऐसा एसिड्स होता है जिसका बेसिसिटी डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन। जैसे S3PO2 जो होता है वो टूटता है तो वो 1 H प्लस आयन देता है। दो इट हैज़ 3 हाइड्रोजन बट ये एक ही H प्लस आयन देगा, यानी कि बेसिसिटी जो होता है S3PO2 का वो होता है 1। S3PO3 का बेसिसिटी, ये इसमें 3 हाइड्रोजन है तो बहुत बार हम लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसका बेसिसिटी जो होना चाहिए 3 होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। इसमें 2 ही H प्लस रिप्लेसेबल होते हैं। तो इसका जो होता है फॉर्मूला होता है, इसका बेसिसिटी अगर हम डिसाइड करेंगे तो 2 होगा। और S3PO4 है वो अलग अलग केसेस में अलग अलग चीज़ दिखाता है, अलग अलग बेसिसिटी दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक ही H प्लस रिप्लेस हो रहा है, इसलिए यहाँ पे n फैक्टर या बेसिसिटी हम लोग 1 ली। इसलिए जब ग्राम इक्विवेलेंट मास जब कैलकुलेट करेंगे S3PO4 का, क्योंकि एक ही H प्लस रिप्लेस हो रहा है तो इस बेसिसिटी 1 हो गया, इसका मास होता है 98/1, तो 98/1 कर दी। अब क्योंकि इसमें 2 H प्लस रिप्लेस हो रहा है तो इसको हम लोग कर देते हैं 98/2, क्योंकि इसका मास 98 हो गया, बेसिसिटी 2 हो गया, n फैक्टर 2 हो गया, यानी ये 49 हो गया। सिमिलरली S3PO4 है, इसमें n फैक्टर 3 होगा, क्योंकि इसमें 3 H प्लस आयन न्यूट्रलाइज हो रहा है बाय NaOH, तो इसका n फैक्टर 3 हो गया। तो अगर उसका इक्विवेलेंट वेट निकाले तो 98/3 हो गया, यानी कि ये हो जाएगा 32.66 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं। अच्छा, जब बेस का इक्विवेलेंट मास निकालना हो तो क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? तो बेस इज ए सब्सटेंस दैट गिव्स OH माइनस आयन इन इट्स एक्वस मीडियम, यानी बेस उस सब्सटेंस को कहते हैं जो कि अपने एक्वस मीडियम में OH माइनस आयन देता है। जैसे कि NaOH ये अपने एक्वस मीडियम में देगा Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। तो इसका जो होगा टर्म हम लोग यूज़ करते हैं इसके लिए एसिडिटी होता है 1, तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH जो हो जाएगा अगर निकालना हो तो याद रखो
किसी भी बेस का ग्राम इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? GMM ऑफ द बेस बाय एसिडिटी. एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH माइनस आयन. तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ NaOH हो जाएगा 40/1 यानी 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट. सिमिलरली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम तोड़ेंगे तो ये देगा Ca2 प्लस 2OH माइनस, यानी इसका एसिडिटी हो जाएगा 2. तो ग्राम इक्विवेलेंट मास जो हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो हो जाएगा 74/2. इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं 37 ग्राम. जैसे एसिडिटी इसका 1 हो गया, एसिडिटी 1 हो गया, मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा 56, तो 56/1 यानी 56 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो गया. फिर NaOH का बेसिस एसिडिटी 1, इसका मास 40, तो ये हो जाएगा 40/1 यानी 40 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा. ठीक है. LiOH का अगर मास जोड़ दे तो 7 प्लस 16 यानी इसका हो जाएगा 24/1 यानी 24/1 यानी 24 ग्राम पर इक्विवेलेंट लेंगे. ठीक है. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बेसिस एसिडिटी 2 हो जाएगा और इसका मास हो जाएगा 74, तो 74/2 यानी 37. इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी एसिडिटी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 OH माइनस है, इसमें भी 2 था इसलिए 2 दिए. इसका हो जाएगा 58/2 यानी 29. इस तरीके से हम लोग जो होता है किसी भी बेस का एसिडिटी और इक्विवेलेंट मास निकाल सकते हैं. इसी तरह जो हो गया रेडिकल का निकालना हो, अगर हमको रेडिकल क्या होता है? रेडिकल होता है ग्रुप ऑफ एटम जो कि चार्ज कैरी करता हो, जैसे कि CO3 2-. तो ये चार्ज कैरी कर रहा है, इसका चार्ज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2. NO3- है, इसका चार्ज हो जाएगा 1. SO4 2- है, इसका चार्ज हो जाएगा 2, है ना. -2 इसका -1. अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे, चार्ज इसका -2, इसका -1 -2. लेकिन अगर मोड ऑफ चार्ज बोले तो ये हो जाएगा कार्बोनेट का चार्ज हो जाएगा, यानी मोड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ निकालना हो. इक्विवेलेंट मास तो कैसे निकालेंगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ ए रेडिकल जो होता है ये होता है GMM बाय चार्ज, या मोड ऑफ चार्ज कह सकते हैं, या सीधे हम कह सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. इस तरीके से हम निकाल सकते हैं. जैसे अगर हमको निकालना हो कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कार्बोनेट, तो इसका मास पहले 60 लिखेंगे, मोड ऑफ चार्ज होगा 2 होगा, यानी कि इसका 30 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा. इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं. अब जैसे चार्ज है इसका चार्ज आएगा 2, मॉलिक्यूलर वेट इसका हो जाएगा 60, तो 60/2 ग्राम इक्विवेलेंट मास यानी 30 ग्राम. सिमिलरली सल्फेट का यानी SO4 2- का 2 और ये हो जाएगा 96, तो 96/2 यानी 48. ठीक है. सल्फाइड यानी SO3 2- का, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 80, 80/2 क्योंकि सल्फर का होता है 32, तो ये 40 ग्राम हो जाएगा. बाइकार्बोनेट HCO3- हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा टोटल मास 61, तो 61/1 यानी 61 ग्राम पर इक्विवेलेंट. इसी तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं ऑक्साइड आयन यानी O2- का यानी -2 हो गया चार्ज, या चार्ज ले लें, चार्ज का मैग्नीट्यूड लेंगे, ये 16 हो गया, 16/2 यानी 8 हो गया. ठीक है. क्लोराइड आयन यानी -1, इसका यानी कि सीधे 1 भी लिख सकते हैं, 35.5 35.5/1 हो जाएगा, 35.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट हो जाएगा. इस तरीके से हम लोग रेडिकल्स का निकाल सकते हैं आसानी से.
अब आयनिक कंपाउंड हो, आयनिक कंपाउंड का अगर निकालना हो तो कोई भी आयनिक कंपाउंड दो पार्ट से बना होता है, एक कैटायनिक पार्ट होता है और एक एनायनिक पार्ट होता है। जैसे कोई भी आयनिक कंपाउंड है, तो अगर हम आयनिक कंपाउंड को अगर दिखाएं तो हम लिखते हैं इसको कैटायन प्लस एनायन। तो इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो हम लिखते हैं ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ कैटायन, कैटायनिक पार्ट, प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ एनायनिक पार्ट। ठीक है, जैसे NaCl है तो Na प्लस हो गया और Cl माइनस हो गया, तो इसका अलग अलग हम इक्विवेलेंट मास लिखेंगे। जैसे ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम यानी Na प्लस प्लस ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl माइनस। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा 23/1 और इसका हो जाएगा 35.5/1, यानी क्या हो जाएगा 58.5 ग्राम पर इक्विवेलेंट। इस तरीके से हम लोग क्या हो सकता है आयनिक कंपाउंड को निकाल सकते हैं।